हेलो एवरीवन। सो भाई क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 हिस्ट्री मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड की बेस्ट एक्सप्लेनेशन जनाब। तो भाई एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आपका क्लास 10 के लिए ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनाब। बच्चों को ये चैप्टर काफी ज्यादा जो होता है मुश्किल लगता है, लेकिन आज के इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे एक पूरी स्टोरी के साथ में। तो जनाब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी को चालू करते हैं। जनाब चैप्टर आपका चालू होता है तो उस कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले आपके ग्लोबलाइजेशन से। पहला टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के अगर मैं बहुत आसान वर्ड से समझाऊं, मैं यही चीज को पूरा आपको समझा दूंगा कि भैया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन होता है पूरे वर्ल्ड का कनेक्टेड रहना। पूरे वर्ल्ड जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जैसे आज के टाइम पे अगर जापान में कोई चीज बनती है तो हमें पता चल जाता है कि वहां पे ये चीज इन्वेंट हुई है। अगर आज के टाइम में अमेरिका में कोई चीज इन्वेंट होती है, कोई चीज नई आती है, तो हमें खटाक से पता चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ द गूगल कि भैया हमें अमेरिका में ये नई चीज बनी है। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा कैसे हुआ करता था? पुराने टाइम में हमको किसी और देश में क्या बन रहा है, क्या चीज इन्वेंट हो रही है, वो लोग कौन सी नई चीजें सीख रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हमको कैसे पता चलता था? उसके बारे में हमको पता चलता था भैया ट्रैवल से। भैया लोग जाते थे एक देश से दूसरे देश में तो ये बताते थे कि भैया हमारे तो देश में ये चीज बन गई है, आपके देश में क्या बना है, आपका कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर ऐसा। आज हमें पता है दुनिया भर का कल्चर कैसा है विद द हेल्प ऑफ व्लॉगर्स और ये वो बहुत सारी चीजें हैं यार। लेकिन पुराने टाइम में जो होता है ट्रैवल की वजह से हमको ये पता चलता था। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो हमको पता चलता था भैया वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे रहन सहन करते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नई चीज़ें वहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ग्लोबलाइजेशन यही होता है, मूवमेंट होता है। पुराने टाइम की बात करें तो डिफाइन एज द इकोनॉमिक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो होता है गुड्स पीपल आइडियाज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भैया ये आपका ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन है। तो भैया ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड से चला आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो कि अभी हम 50 साल में बहुत जो होता है पिछले 50 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि भैया जो होता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का कनेक्टेड रहना। लेकिन बहुत पहले टाइम से एंशिएंट वर्ल्ड से ये चला आ रहा है कि भैया जो होता है लोग जैसे कि ट्रैवलर्स ट्रेडर्स प्रीस्ट पिलग्रिम्स, ये लोग जो होता है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे ट्रैवल किया करते थे, पूरी दुनिया घूमा करते थे। किस लिए? ये नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। जैसे जो होता है बहुत सारे धर्मों ने ट्रैवल करा है, इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने, बुद्धिज्म ने बहुत एरियो में ट्रैवल करा है, वहाँ पे अपना मैसेज फैलाया है, वहाँ पे लोगों को ट्रांसफॉर्म करा है, वहाँ पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया है यार। लेकिन ये चीज़ बहुत पहले से होती जा रही है। इवन अगर आप कहो तो 3000 BCE से, यानी कि क्रिश्चियन एरा से पहले से ये चीज़ होती चली आ रही है। और इसका जो लिंक है वो काफ़ी ज़्यादा बैठता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि वेस्ट एशिया प्रेजेंट डे में। अगर मैं जो होता है प्री मॉडर्न ट्रेड को थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा डीप हिस्ट्री का सहारा लूंगा। तो देखो भैया पूरे वर्ल्ड में जो होता है दो ही माइग्रेशन मेनली पढ़े जाते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन से क्या हुआ था, लोग आए थे भैया इंडिया में। इंडिया से जो होता है लोग पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करे थे, पूरे वर्ल्ड में जाके फैले थे पूरी दुनिया में। तो ये जो होता है हमें कैसे पता चलता है, ये हमारा ग्रुप होता है, हमारा एक जीन होता है जिससे हमें पता चलता है जो कि है R1A1A। इससे हमें जो होता है ये इसका ज्ञान मिलता है कि लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। पूरे इंडिया के पूरे अफ्रीका के लोगों का ज़्यादातर जीन यही होता है। तो हमें पता चलता है भैया कि इंडिया में लोग आके सबसे पहले सेटल हुए थे, फिर यहाँ से लोगों ने ट्रैवल करा पूरे वर्ल्ड में। तो भैया जैसे कि जो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका ये लिंक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है भैया सिल्क रूट्स। तो सिल्क रूट्स क्या होते हैं? देखो बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम में जो चाइना था ना वो एक पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड हब था। तो चाइना में कुछ ऐसे रूट्स हुआ करते थे जो कि लिंक करते थे चाइना को जो होता है डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि जो होता है एशिया को यूरोप से और नॉर्दर्न अफ्रीका से, ये रूट्स को लिंक करते थे। तो इन रूट्स का नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि भैया चाइना से इससे जो होता है सिल्क ट्रैवल किया करता था, सिल्क ट्रैवल करता था। और इसी रूट से जो होता है प्रीस्ट पिलग्रिम्स और जो होता है बहुत सारे ट्रैवलर्स भी इसी रूट से ट्रैवल किया करते थे पूरे जो होता है वेस्टर्न यूरोप को, अफ्रीका को, एशिया को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर और इथेनासिटी को जानने के लिए यहीं से ट्रैवल करा करते थे। इंडिया से जो होता है मेनली अगर बात करी जाए तो टेक्सटाइल ट्रैवल किया करता था, प्रीशियस मेटल्स ट्रैवल किया करते थे जैसे गोल्ड सिल्वर जो होता है ये इंडिया से जाते थे यूरोप और एशिया में पूरे। तो अगर मैं ट्रैवल्स की बात करूं तो सिर्फ जो होता है लोग ही नहीं ट्रैवल किया करते थे, सिर्फ जो होता है ट्रैवलर्स ही नहीं ट्रैवल किया करते थे, बल्कि फूड भी ट्रैवल किया करता था। तो फूड ट्रैवल्स की अगर मैं बात करूं तो जरा जैसे कि स्पैगेटी और पोटैटो। सर ये स्पैगेटी क्या होता है? अरे वही जो तुम सुबह दोपहर शाम ठूस ठूस के खाते हो। सर क्या खाते हैं ठूस ठूस के? अरे नूडल्स, मैगी। ओहो सर सुबह दोपहर शाम 2 मिनट नूडल्स, ठीक है तो इंसान को भी 2 मिनट बना दिया है। तो
स्पैगेटी जो होता है, हमें तो पता भी नहीं था स्पैगेटी क्या है, चाइना से आई है ये नूडल्स की पूरी जो होता है, ये चाइनीज़ फूड है, नूडल्स मोमोज चाउमीन। भाई साहब जो होता है सेहत का बंटा ढार, खाएंगे हम नूडल्स और जो होता है मिला के अचार है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है चाइना से आई हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमको तो ये पता भी नहीं था। पोटैटो की बात करें तो हमारे जो सिस्टर्स थे उनको तो पता भी नहीं था भैया पोटैटो होता क्या है। पोटैटो के बारे में ले लो भैया, ग्राउंडनट्स के बारे में ले लो, मेस टोमेटो चिली, ओहो सर जी मिर्चों के बारे में भी नहीं पता था यार। बहुत सारे जो होता है लोग थे, अमेरिकन थे, जो होता है इंडियंस थे, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पता थी उस टाइम पे। इंडियंस में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, टोमेटो जो होता है, ग्राउंडनट्स, ये सारी सब्जियाँ बाहर से आई हैं, बाहर से ये सारे जो होता है प्लांट्स का इम्पोर्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है फूड ट्रैवल हुआ है सिल्क रूट के थ्रू। ये 5 सेंचुरी पहले, मतलब 500 साल पहले, ठीक है, तो 500 साल पहले ये फूड आया है आपका अमेरिका ओरिजिनल इनहैबिटेंट से, जिसको हम दी अमेरिकन इंडियंस कहते हैं। सर जी अमेरिकन इंडियंस कहाँ से आया? अरे अभी तो बताया था मैंने डीप हिस्ट्री से कि भैया जो होता है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन से लोग सबसे पहले आए थे इंडिया में। तो इंडिया से फिर जो होता है लोग गए थे पूरे वर्ल्ड में जाके फैल गए थे। तो इसलिए अफ्रीका अमेरिकन को भी अमेरिकन इंडियंस हैं कुछ, जो इंडिया से अमेरिका गए थे, वहाँ पर जाके सेटल हुए थे। तो ये चीज़ें वहाँ से आई हैं। अब उसके बाद में जो होता है भैया सिर्फ इससे फूड ही नहीं आता था, इससे जो होता है डिसीजेज भी आती थी, ट्रेड्स भी होती थी, लेकिन जो होता है बहुत सारी चीज़ें आती थी। जैसे जो इंडियन ओशियन था वो फ्यू सेंचुरीज तक जो होता है वो बस्टिंग ट्रेड के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी उससे, गुड्स की, पीपल्स की, नॉलेज की, कस्टम्स की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की। लेकिन भैया यूरोपियंस आए इसके बीच में। यूरोपियंस ने क्या करा? यूरोपियंस ने जो होता है वो अमेरिका के बहुत बड़े लैंड को जो होता है लोगों के सामने लेके आए, और उसके जो होता है उसके थ्रू वो लोग जो होता है ट्रेड करना चालू करा उन्होंने। यूरोपियंस ने भैया जो होता है कोलोनाइजेशन का प्रोसेस चालू कर दिया था। यूरोपियन जो होता है लोगों को कोलोनाइज करते थे, कंट्रीज को पूरा कोलोनाइज कर देते थे। लेकिन उनका तरीका क्या होता था कोलोनाइज करने का? उनका तरीका बहुत अच्छा हुआ करता था भैया। जैसे जो होता है हमारे स्पेनिश का और इन सब का जो होता है अमेरिका ने बहुत अच्छी तरीके से कोलोनाइज कर दिया था बाय द 16th सेंचुरी। तो इन कोलोनाइज करने का तरीका क्या होता था? कोलोनाइज करने का तरीका होता था कि उनके मोस्ट पावरफुल ढूंढो गन्स का तो वो इस्तेमाल करते नहीं थे। तो वो कैसे करते थे? वो जो होता है जर्म्स को भेज देते थे, जर्म्स को फैला देते। कोई एक इन्फेक्टेड इंसान है उसको भेज दिया, तो जर्म्स से क्या होता था, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया और जो होता है चिकन पॉक्स हो गया, इसको फैला देते हैं। भैया देखो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, थोड़ा सा बायोलॉजी से मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान को एक बार अगर हो जाता है और अगर उसका थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो गया तो इस इंसान को दोबारा नहीं होता है स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। लेकिन वो इंसान के संपर्क में अगर वायरस है और वो किसी और के संपर्क में आता है तो वो फैल सकता है, हमारा बॉडी इम्यून हो जाता है उससे। तो यूरोपियंस को तो पता था भैया कि हाँ चिकन पॉक्स क्या होता है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है, लेकिन जो होता है अफ्रीकन को कहाँ ये पता था। तो इन्होंने इस तरीके से जो होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, बहुत सारी कंट्रीज़ को इन्होंने कॉलोनाइज करा। ये वहाँ पे फैला देते थे और पूरे के पूरे जो होता है शहर गायब, लोग मर जाते थे बुरी तरीके से। 9 मिलियन 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती थी, ख़त्म। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे कॉलोनाइज करे। अबाउट दी जो होता है 18th सेंचुरी के अबाउट जो होता है इंडिया और चाइना वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे। अरे भैया इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना कहा जाता था, वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज के जो होता है लिस्ट में आता था इंडिया। और जो होता है बाय द 18th सेंचुरी यूरोपियंस ने यहाँ पे भी जो होता है नज़र डाल दी थी। चाइना जो होता है, पर चाइना मैंने जैसे शुरू में बताया था कि चाइना जो होता है वर्ल्ड ट्रेड का एक सेंटर था, लेकिन चाइना ने अब जो होता है अपने आप को वर्ल्ड ट्रेड से काट दिया था। और वर्ल्ड ट्रेड से काटने के बाद में जो होता है चाइना आइसोलेशन में चला गया था। उसने सब ट्रेड्स को बंद कर दिया था, बहुत मतलब कम ट्रेड करता था और ज़्यादातर वो खुद के अंदर ही सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। तो चाइना जो होता है वो एक आइसोलेशन में चला गया था। भैया चाइना गया तो बचा कौन? यूरोप जो होता है वो इमर्ज हुआ एज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड का वो एक सेंटर के तौर पे इमर्ज हुआ। 19th सेंचुरी की बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। और जनाब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको एक एनसीईआरटी का गो थ्रू करना है बहुत फास्ट स्पीड में, क्योंकि आपको समझ में आएगी एनसीईआरटी। और साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या जितने भी जो होता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। भरोसा रखो, बस पढ़ाई मजा के साथ में जुड़े रहो। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी के अभी क्या देख रहा हो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं जनाब। तो भैया 19th सेंचुरी की जरा बात करते हैं, जो एक मतलब पूरा 1815 से ये सारी चीज़ें चालू हुई थी। तो भैया जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, जो इकोनॉमिक भैया लोग हुआ करते थे, जो मतलब अच्छे अच्छे इकोनॉमी के बारे में जानकार रखते थे, उन्होंने 3 फ्लो को आइडेंटिफाई करा था। जो इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने सबसे पहला फ्लो को आइडेंटिफाई करा था। ध्यान से सुना, यहाँ से जो होता है क्वेश्चन आ सकता है। तो जो इकोनॉमिस्ट लोग थे उन्होंने जो होता है 3 फ्लोज को आइडेंटिफाई करा था। सबसे पहला था ट्रेड का फ्लो, जो कि जिसमें
क्लॉथ, वीट, ये सारी चीज़ें फ्लो करा करती थी, मतलब ट्रेड हुआ करती थी दूसरे एक देश से दूसरे देश के बीच में। सेकंड फ्लो था आपका लेबर्स का, जैसे जो होता है माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 3 फ्लो था आपका फ्लो ऑफ कैपिटल, जो कि जो होता है मतलब इन्वेस्टमेंट करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। जैसे लंदन उस टाइम बहुत ज़्यादा एज अ इकोनॉमिक कैपिटल निकल के आया था, तो लंदन पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा था, वहाँ के जो होता है कंपनीज पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था, तो वहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट देते थे क्या कि ये और ग्रो कर सके, हमारा पैसा भी साथ साथ में ग्रो कर सके। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। तो भैया जो होता है हम अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में जो होता है 19वीं सेंचुरी तक सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी फूड के अंदर। तो मतलब वहाँ के जो होता है लोकल ड्वेलर्स थे, वहाँ के लोकल जो फार्मर्स थे, उन्होंने वहाँ की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला और वहाँ पे इम्पोज करा दिए भैया कॉर्न लॉस। कॉर्न लॉस क्या होते हैं, कॉर्न लॉस, ठीक, तो कॉर्न लॉस को उन्होंने इम्पोज करा दिया था। कॉर्न लॉस क्या थे कि भैया अब मतलब ब्रिटेन है वो बाहर से चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं कर सकता, कॉर्न को तो इम्पोर्ट ही नहीं कर सकता और बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन भैया जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था वो इसको कंपीट नहीं कर पाया। जो भी चीज़ें आती थी, जो होता है मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, वो उतना ज़्यादा अब अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो पा रही थी। वहाँ के लोग जो होता है फॉरेन क्वालिटी को नहीं compete कर पा रहे थे। थोड़ी बहुत तो देखो भैया, जैसे भी बैन लगा दो, थोड़ा बहुत तो मटेरियल आ ही जाता है जो इम्पोर्ट्स आ रहे थे वास्ट एरिया से। और जो होता है इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत जो होता है लैंड को अनकल्टिवेट छोड़ने लगे। जो होता है इकोनॉमिक के जो अपफ्रंट था वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इसकी वजह से फिर से जो होता है जो लोकल डवेलर्स थे उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला और जो होता है वो कॉर्न लॉस को फिर से जो होता है बंद करा दिया, कॉर्न लॉस को हटवा दिया। बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रैवल भी कर गए थे। तो ब्रिटेन में जो होता है फूड प्राइसेस फेल हो गए थे 19वीं सेंचुरी में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होता है बहुत ज़्यादा हो रही थी, हायर इनकम्स जो होता है नहीं आ पा रही थी, वो फूड के इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे थे, और इसलिए ब्रिटिश डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने जो होता है कॉर्न लॉस को हटा दिया था, और जो होता है ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो होता है अपना फूड प्रोडक्शन करने लगे थे और बहुत ज़्यादा मतलब इंपोर्ट भी करने लगे थे। बाद ही 1980 ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने अपना शेप ले लिया था। जो होता है बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो होता है अपने आप को एग्रीनियन कंट्रीज़ को, जो एग्रीनियन कंट्रीज़ की तरह उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि एग्रीनियन कंट्रीज़ क्या होती हैं भैया, एग्रीनियन कंट्रीज़ समझ में आ रहा होगा, वो कंट्रीज़ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहती हैं। तो बाय दी 1980 एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने अपना शेप ले लिया था पूरा का पूरा, और कॉम्प्लेक्स चेंजेज आ गए थे लेबर मूवमेंट के अंदर, पैटर्न्स के अंदर, लेबर फ्लोज के अंदर, इकोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। अब जैसे जो होता है इंडिया की हम बात करें तो जैसे वेस्ट पंजाब हो गया, वहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया था इरीगेशन का। सेमी डेजर्ट्स को जो होता है फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया था। जहाँ पे डेजर्ट था वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा था, वहाँ पे कॉटन उगाई जा रही थी, वीट उगाया जा रहा था एक्सपोर्ट करने के लिए। कॉटन जो होता है वो पूरे देश पूरे दुनिया में जाती थी भैया इंडिया से, और इसी तरीके से इंडिया से कॉटन का फ्लो होता था। रॉ पहले जो होता है फाइन कॉटन जाया करती थी, फिर जो होता है धीरे धीरे रॉ कॉटन भी शिफ्ट हो गया। इसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है भैया, देखो समझो ज़रा ध्यान से, अगर आप किसी जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहाँ से जब तक जो होता है वो प्रोडक्शन लोगों के पास तक नहीं पहुँचेगा तब तक उस प्रोडक्शन करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का क्या रोल था भैया, यहाँ पे जो होता है जहाँ से जो होता है प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से जो होता है रेलवेज़ को बिछाया गया, रेलवे ट्रैक्स को बिछाया गया, स्टीम शिप्स आ गए, टेलीग्राफ आ गया। टेलीग्राफ ने क्या करा, टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन आसान कर दिया, और जो होता है रेलवेज़ ने, स्टीम शिप्स ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो होता है मूवमेंट आसान कर दिया, गुड्स का मूवमेंट आसानी से होने लगा गुड्स का। तो इन्होंने 19वीं सेंचुरी को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे दी, जहां से जो होता है लार्जर सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स फैक्टर्स निकल के आए, जहां पे हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर होने लगा, इकोनॉमिक जो होता है हमारी अच्छी होने लगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोलोनाइजेशन जो होता है सिमुलेटेड ने नई इन्वेस्टमेंट को सिमुलेट करा, इंप्रूवमेंट करा ट्रांसपोर्ट के अंदर। फास्टर रेलवेज ने जो होता है चीपली और क्विकली चीज़ों को जो होता है फार अवे मार्केट, दूर दूर की मार्केट्स में इसको ट्रांसपोर्ट करने लगे। अच्छा हो यहाँ पे एक चीज़ आती है भैया, मीट को क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ लग्जरी यूरोप में? यूरोप में मीट को क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ लग्जरी? देखो भैया, आप बिफोर 1870 1870 से पहले की अगर मैं बात करूं जनाब, तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ के ढक्कन खोल के। 1870 से पहले क्या होता था, 1870 से पहले मीट को ट्रांसपोर्ट तो किया जाता था, लेकिन लाइव एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो लाइव एनिमल जब जाते थे तो वहाँ पे जो होता बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी होती थी, कुछ एनिमल मर जाते थे, कुछ एनिमल बीमार हो जाते थे।
तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। लेकिन जब से जो होता है ये टेक्नोलॉजी आई, रेफ्रिजरेटर्स आए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल्स को जो होता है पूरा का पूरा मीट को काटा जाने लगा जो होता है अमेरिका में ही, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा यूरोप में, और इसलिए मीट को एज अ कंसिडर किया जाता था लग्जरी यूरोपियन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेट 19th सेंचुरी कोलोनिज्म। लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था यार, यूरोपियंस जो है इन्होंने अपना तो कंडीशन बहुत अच्छी कर ली थी, अब इनको चाहिए थे और लोग, ऑल चीप लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी इनको। तो इन्होंने अब क्या करा था, इन्होंने बहुत सारी ऐसी देशों में जाना चालू कर दिया था जहाँ पे चीप लेबर्स हो। जैसे यहाँ पे एक केस आता है आपका अफ्रीका में, तो पर ये जो ट्रेड का फैलना था इसके भी बहुत ज़्यादा जो होता है डार्कर साइड थे। जैसे आपके जो होता है फ्रीडम्स और लाइवलीहुड छिन जाते थे जिस देश में जो होता है ट्रेड ज़्यादा होता था, क्योंकि वहाँ के लोकल्स प्रोडक्शंस पे उसका असर पड़ता था। आप ये जो होता है आगे भी पढ़ोगे और चैप्टर्स में भी आएगा आपका कि भैया मार्केट बाहर के जो होता है इम्पोर्ट्स आने से लोकल प्रोड्यूसर्स पे, लोकल जो होता है फार्मर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका बाहर की कंपनीज आने से लोकल फार्मर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। 1885 की बात है, 1885 की बात है, जो बड़ी यूरोपियन पावर्स है वो बर्लिन में मिले थे। आप अफ्रीका का मैप देखो, आप अफ्रीका का अगर मैप देखते हो तो अफ्रीका के मैप में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन्स है, बहुत ज़्यादा जो होता है स्टेट्स को डिवाइड करा गया है। तो इन्होंने क्या करा था, जो ये बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी इनका अफ्रीका पे तो कंट्रोल था, इन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर रखा था। तो इन्होंने बर्लिन में मीटअप करी और अफ्रीका को डिवाइड कर दिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इन सब ने अपने आप में अफ्रीका को पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, ओवरसीज टेरिटरीज बना दी, बेल्जियम, जर्मनी जो होता है नई कॉलोनियल पावर्स बन गई। तो अफ्रीका में बहुत सारी जो होता है स्टेट बन गई। अब जैसे कि जो होता है इन्होंने देखा भैया हम अफ्रीका में तो आ गए लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लेबर की स्कार्सिटी है। क्यों? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अफ्रीका तो इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे लेबर क्यों नहीं है? अरे कितनी पॉपुलेशन हो, जब लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे तो लेबर कहाँ से? अरे बाबर है। तो भैया यहाँ पे जो होता है क्या होता है, यहाँ पे यूरोपियंस को ये बात समझ में आती है कि भैया यहाँ पे तो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे जो होता है वहाँ पे लेबर्स ही नहीं है, शॉर्टेज ऑफ लेबर है यहाँ पे, मतलब लेबर है तो लेकिन काम नहीं करना चाह रही है। अब इन्होंने कहा यार ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ्रीका का रिसोर्सेज ज़्यादा है, वहाँ पे लोग जितना काम करते हैं उन्हीं से उनकी फुलफिलमेंट हो जाती है, वो अपना खा कमा लेते हैं अच्छी तरीके से। अब इन्होंने कहा क्या करा जाए, तो इन्होंने कहा भैया हम एक काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा जो होता है हम लोग इनको ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे तो इनको उन्हें पे करने के लिए काम करना ही पड़ेगा। साथ साथ में हम जो होता है क्या करते हैं, हम इनहेरिटेंस लॉज को ही बदल देते हैं कि भैया अगर जो होता है मान लो एक आदमी है उसके 3 बच्चे हैं, अगर वो आदमी टपक गया तो वो 3 बच्चों में से किसी एक बच्चे को ही जो होता है पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये इनहेरिटेंस लॉज को भी इन्होंने चेंज कर दिया, वन फैमिली मेंबर वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। अब इससे क्या हुआ, इससे जो होता है बहुत अच्छी तरीके से लोग काम करने लगे और अच्छी तरीके से जो होता है यूरोपियंस का मतलब धंधा इनका अच्छी तरीके से वहाँ पे चल पड़ा। रिंडर प्रेस की जरा बात करते हैं, तो रिंडर प्रेस क्या होता है या कैटल प्लेग क्या होता है? देखो भैया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा लोगों की क्या था, लाइवलीहुड थी, कैटल से ही उनका सारा काम चलता था। लेकिन रिंडर प्रेस एक कैटल प्लेग होता है जो कैटल्स को इफेक्ट करता है, उनकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। रिंडर प्रेस्ट अफ्रीका में आया कैसे? रिंडर प्रेस्ट बाहर से इंपोर्ट करे हुए कुछ हॉर्सेस के साथ में आ गया था, इसका वायरस कुछ हॉर्सेस के साथ में यह अफ्रीका में इंपोर्ट हो गया था। तो इस वायरस की वजह से अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मतलब अबेंडेंट अमाउंट ऑफ जो होता है कैटल्स की डेथ हुई थी। इससे क्या हुआ था, अल्टीमेटली जब कैटल्स ने जो होता है वो डेथ हो गई कैटल्स की, तो वहाँ पे जो उनकी लाइवलीहुड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई बुरी तरीके से। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब भैया देखो इंडेंचर लेबर क्या होती है। इंडेंचर लेबर बाउंडेड लेबर होती हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ले जाया जाता है किसी और देश में, किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में, उनको वहाँ काम कराया जाता है। तो इंडिया में जो पुअर इंडियंस थे जैसे कि उनको हायर किया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो प्रेजेंट डे मतलब आज के दिन की अगर बात करें यूपी से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु से वो लोग आया करते थे और इनको ले जाया जाता था। मेन डेस्टिनेशन थी इनकी कैरेबियन आइलैंड, ब्रिटिश लंदन, बहुत सारे एरियाज़ में इनको ले जाया जाता था। बट जो इनके जो होता है इनके प्रॉब्लम क्या थी भैया, ऐसे तो जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएंगे वहाँ पे काम करें और अपना जो होता है पैसा कमाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनको बहुत बुरी कंडीशन में काम करवाया जाता था, इनके हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, इनको बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे काम कराया जाता था, खाने का अच्छा व्यवस्था नहीं थी, हाइजीन का कोई ख्याल नहीं, तो ये सारी वजह से इनकी प्रॉब्लम थी। तो वर्कर्स को जो होता है टी प्लांटेशन जैसे कि आसाम में, इंडिया में अगर बात करी जाए आसाम में है था ऐसा, आपने जो होता है चैप्टर जो होता है 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भैया यहाँ पे आसाम में क्या हो रहा था और उसके साथ साथ में कैसे जो होता है इंडिया के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो बट जो होता है 19th सेंचुरी में इंडियन जो इंडेंचर लेबर थी उसको एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी माना जाने लगा और बाद में अल्टीमेटली नेताओं ने इसकी आवाज़ उठाई और
बाय द 1925 इसको जो होता है ऑफिशियली बैन करा गया। अनऑफिशियली तो ये बहुत टाइम तक चलती रही थी। इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो भैया जो होता है इंडिया से पहले, जैसे मैंने बात करी, कॉटन को जो होता है एक्सपोर्ट किया जाता था पूरे यूरोप में। ब्रिटेन में जो होता है टैरिफ बैरियर्स को क्लॉथ पे इम्पोज कर दिया गया, क्योंकि भैया ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारे ब्रिटेन में कोई और बाहर से जो होता है क्लॉथ आए अच्छी तरीके से, हमारा जो होता है लोकल मार्केट कोलैप्स करे। Inflow of fine Indian cotton began to decline over 19th century. British manufacturers flooded with the Indian market. तो भैया जो होता है इंडियंस का जो कॉटन एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया 19th सेंचुरी में। अल्टीमेटली जो होता है ब्रिटिश ने पूरा का पूरा इंडियन मार्केट को जो होता है फ्लड कर दिया, ख़राब कर दिया और अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला के धर दिए। इंडिया ने एक क्रूशियल रोल भी प्ले करा था 19th सेंचुरी में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रिटेन का था, उसको बिल्डअप करने में, उसको जो होता है बनाने में, और जो होता है इनको मदद भी करी थी, क्योंकि भैया इन्होंने जो होता है इंडियन कॉटन के ऊपर इतने ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ को जो होता है इम्पोज करा था कि भैया आपसे कॉटन लेंगे 10 रुपये, वहाँ बेचेंगे 100 रुपये में। तो इससे क्या हो रहा था, ये इससे अपने होम चार्जेस भी पे कर पा रहे थे। ये होम चार्जेस भैया क्या होते हैं, इसको तो ज़रा समझाओ। होम चार्जेस होते हैं जैसे जो होता है आपके सरकार के डेली के काम, लोगों को पेंशन देना, अपने जो होता है ऑफिसर्स की तनख्वाह निकालना, अपने ऑफिसर्स को जो होता है अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सारे होम चार्जेस होते हैं। अपना डेट को पे करना, अपने कर्ज को उतारना, तो ये सारे होम चार्जेस के अंदर आता है। इसको भी ये लोग जो होता है पे कर रहे थे। प्राइवेट रेमिटेंसेज में, पेमेंट्स में इनकी अच्छी तरीके से खूब बढ़िया चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 ये यूरोप में फाइट किया गया था। बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि जो होता है इसका इम्पैक्ट क्या था, इसका इम्पैक्ट था कि भैया हाउस होल्ड इनकम इनकी डिक्रीज कर गई थी, क्योंकि जो होता है लोग बहुत मारे गए थे इसके अंदर। जो होता है 19 मिलियन पीपल अप्रॉक्स डाई करे हुए थे इसके अंदर, तो हाउस होल्ड इनकम डिक्रीज कर गई थी, लोग नहीं थे काम करने के लिए, और इसके जो होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन भैया इसमें हुआ क्या था, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई थी। जैसे भैया सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी कि यूएस ने वॉर के बाद में, यूएस ने जो होता है वॉर के बाद में अपने आप को एज अ इंटरनेशनल डेबिटर से जो होता है इंटरनेशनल क्रेडिटर में कन्वर्ट करा। ऐसा कैसे हो गया भैया? देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये किस किस के बीच में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस ने इसको ज्वाइन करा था, जो कि सेंट्रल पावर्स कहलाती थी। सेंट्रल पावर्स ने भी इसको ज्वाइन करा था, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन टर्की, और ये आपकी जो होता है एक्सेस पावर्स थी, एलाइज और एक्सेस पावर्स कहते हैं इसको, इस तरीके से कुछ इसको क्लासीफाई कर रखा है। हुआ ये था कि भैया जो होता है ये वॉर ने बहुत ज़्यादा मतलब जो एक इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करी जाती है, तो इकोनॉमिक फ्रंट पे इसने बहुत ज़्यादा फर्क डाला था। इकोनॉमिक फ्रंट में इसने जो होता है हर चीज़ों को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वॉर टाइम के बाद में जो होता है इंडस्ट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने लगा, और जो होता है रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करने लगी, इंडस्ट्रीज़ दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होने लगी। अब इसमें हुआ क्या था, यूएस ऐसा जो पूरी दुनिया से कर्ज लिए बैठा था, वो पूरी दुनिया को पैसा कैसे देने लगा, ऐसा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया? देखो भैया यूएस की जो इकोनॉमी थी वो वॉर के बाद में सबसे तेज़ी से रिकवर कर गई थी, सबसे तेज़ी से जो होता है वो नॉर्मल हो गई थी। इसलिए यूएस ने क्या करा था, बहुत चालाकी के साथ में पूरी दुनिया को लोन देना चालू कर दिए थे। तो भैया यूएस ने जो होता है बहुत ज़्यादा लोन्स को मतलब देना चालू कर दिया था यूएस की बैंक्स ने, जो कि एज आ इंटरनेशनल डेबिटर के तौर पे यूएस था, लेकिन अब वो एज आ इंटरनेशनल क्रेडिटर के तौर पे निकल के आया था। पोस्ट वॉर रिकवरी की बात करें तो ब्रिटेन जो था वो लीडिंग इकोनॉमी थी, लेकिन भैया ब्रिटेन जो होता है लग गया था अपने वॉर में बहुत ज़्यादा बिजी था। तो ब्रिटेन जब वॉर में लगा हुआ था, इंडिया और जापान बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर गए थे, और जो वॉर के बाद में जो होता है ब्रिटेन ने वापस आने की कोशिश करी, तब हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से कह दिया भैया पहली फुर्सत में निकल लो, पहली फुर्सत में निकलो, हम तो जो होता है अब हम हैं यहाँ के राजा, अब तुम निकलो पहली फुर्सत में। और एज अ एंड बात करी जाए, ब्रिटेन जो होता है बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गया था, तो ब्रिटेन ने जो होता है फिर अपने दोस्त के पास गए, अमेरिका के पास है, वहाँ से जो होता है कर्ज लेना चालू करा। तो भैया अब उसके बाद में क्या होता है, आपको उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दी ग्रेट डिप्रेशन। देखो भैया जो होता क्या हुआ था वॉर टाइम के बाद में, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे इसका असर पड़ा था वो ये था कि भैया ट्रेड बहुत बेकार हो गया था। फार्मर्स को उनके जो होता है क्रॉप्स के अच्छी तरीके से पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने और ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, ओवर प्रोडक्शन होने लगा। जब ओवर प्रोडक्शन हुआ तो
क्रॉप्स के प्राइस और डिक्रीज कर गए और इसकी वजह से जो होता है ग्रेट डिप्रेशन चालू होता है, जो कि आपका 1929 से चालू हुआ था, 1930 तक ये रहा था। द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज वो जो थे ग्रेट डिप्रेशन के, वो थे एग्रीकल्चर रीजन्स, और जो होता है बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर रीजन्स पे इसका असर पड़ा था। सबसे पहला जैसे मैंने बताया भैया एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, और मिड 1920s में बहुत सारी कंट्रीज ने जो होता है इन्वेस्टमेंट करा था, मतलब अपना जो होता है लोन को फाइनेंस करा था यूएस से, और उसकी वजह से जो होता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, और इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क डाल गया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर डाल गया ग्रेट डिप्रेशन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इसके साथ में जो होता है अफेक्ट हुआ था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, इसकी वजह से जो होता है यूएस ने, जो जिन लोगों ने यूएस में लोन दे रखे थे पूरे के पूरे, उन्होंने ये देखा भैया अब तो जो होता है ट्रेड चल ही नहीं रहा है, अब तो जो होता है ट्रेड बहुत बेकार हो गया है, तो अब हम क्यों लोन दें, अब तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उन्होंने लोन को विड्रॉ करना चालू कर दिया डिफरेंट वेज में, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों ने लोन दिए, नहीं दिए, यूएस में 4000 बैंक अप्रॉक्स क्लोज हो गए, क्योंकि भैया लोन नहीं लोगे, मारा पिटाई कर लोगे बस, इससे ज़्यादा तो थोड़ी ना है। तो मुझे होता है किसी और देश में जाके इतना कर नहीं सकते, वो तुम्हें करने नहीं देंगे, ठीक है। वहाँ पे जो होता है उनकी ज़मीनों को नहीं बेच सकते, उनके उसको नहीं कर सकते, तो लोन देने के लिए तो उनके मतलब लोन तो फ्री मुफ्त में चला गया। तो इसलिए यूएस में अप्रॉक्स आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है 4000 बैंक्स क्लोज हो गए थे इस दौरान। इंडिया की बात करें, इंडिया इन दी ग्रेट डिप्रेशन की, इंडियन ट्रेड को भी असर पड़ा था इस डिप्रेशन से, जैसे कि जो होता है एग्रीकल्चर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरे थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होता है रेवेन्यू डिमांड्स को अपनी जो रिड्यूस करने से मना नहीं कर दिया था, क्योंकि उनको भी अपना लोन फाइनेंस करना था। कॉलोनियल गवर्नमेंट को ब्रिटेन ने बहुत बड़ा लोन ले रखा था यूएस से, इसको भी उन्हें फाइनेंस करना था, तो इसलिए उन्होंने जो होता है आपके रेवेन्यू डिमांड्स को भी मतलब कम नहीं करा, बिल्कुल उतने की उतने। इसकी वजह से क्या हुआ था, डिप्रेशन ईयर्स में इंडिया एज अ एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स बन गया था, जैसे कि आपका गोल्ड। ऐसा क्यों हुआ भैया, जब उन्होंने जो होता है जो रेवेन्यू डिमांड्स है उनको जब वो लेंगे ही नहीं, तो लोगों ने क्या करा, गोल्ड देना चालू कर दिया, अपनी अपनी ज्वेलरी देना चालू कर दी कि आप हाँ हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तुम्हें अपना रेवेन्यू भरना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो होता है ज्वेलरी दे देंगे। इंडिया को जो होता है पूरे के पूरे इस चीज़ से जब गुजर रहे थे, तब इंडिया में जो होता है इसके रिलेटेड स्ट्रगल चालू हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया था, जो कि आपने पढ़ चुके हो, महात्मा गांधी आ चुके थे इसमें, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ों ने भी बहुत ज़्यादा असर डाला था। जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया में पहला टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान क्या हुआ था। जैसे कि आपके वॉर टाइम में आपके ब्रिटिश ने जो होता है फोर्स ले रिक्वायरमेंट करी थी, बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिए थे, आपका क्रॉप फेलियर हो गया था, 13 मिलियन पीपल मारे गए थे, तो इससे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था इंडियंस के अंदर। इसकी वजह से ये आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ऊपर भी ले जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड दी पोस्ट वॉर एरा। तो भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो होता है 2 डिकेड्स बाद में आपका फाइनली सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हो गया, जो कि फॉट हुआ था एक्सेस पावर्स नाजी जर्मनी, जापान और इटली के बीच में, और एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में इसको लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उतना नुकसान नहीं हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी का ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें सिटीजन्स की मौत ज़्यादा हुई थी एज़ कम्पेयर टू आर्मी की, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। हाउस होल्ड इनकम लोगों की बहुत कम हो गई थी, लोग बचे ही नहीं थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग नहीं बचे थे, बहुत ज़्यादा जो होता है इकोनॉमिक डेवस्टेशन हो गया था, सोशल डिस्ट्रप्शन हो गया था। जो लोग वुमेन्स अब जो होता है इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगी थी, लोगों को अब जो होता है सीमा पर डिशुम करने के लिए भेजा जाने लगा था, तो बहुत ज़्यादा सोशली भी बहुत सारी चीज़ें बदली थी। जैसे वुमेन्स इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करा करती थी, वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही थी। जो लोग जो होता है वॉर फॉट करने गए थे, उनका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा इस चीज़ के ऊपर, और ये सारी चीज़ें हुई। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर 2 ही फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला यूएस ने जो होता है वेस्टर्न वर्ल्ड को संभाल लिया था, और एज आ इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर वहाँ पे निकल के आया, और उधर यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो गई थी, सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन हो गई थी, आपका जो होता है ईस्टर्न फ्रंट को वो संभाल रहे थे। सेकेंड जो होता है वो सोवियत यूनियन ही था, ये आपका लिख रखा है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड दी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो भैया वॉर के बाद में आपके इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक 2 जो होता है कंक्लूजन्स निकाले थे। सबसे पहले, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी को सही करने के लिए सबसे पहले हमारा मास प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन मास प्रोडक्शन अकेले ऐसा नहीं कर सकता। मास प्रोडक्शन के साथ साथ में जो होता है मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, और मास कंजप्शन भी होना चाहिए। मास प्रोडक्शन अगर खाली होता रहेगा तो और इकोनॉमी डाउन जाएगी, इकोनॉमी को
को कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन मास प्रोडक्शन के साथ साथ में अगर मास कम्युनिकेशन हो, मास कंजप्शन हो, तो हम जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमी को दोबारा बिल्ड कर सकते हैं, दोबारा उसको अपनी नॉर्मल स्टेज पे ला सकते हैं। सेकंड, कंट्री को जो होता है वो इकोनॉमिक लिंक्स रखने चाहिए पूरी दुनिया के साथ में, इकोनॉमिक फ्रंट पे कंट्रीज को बात करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में आता है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में जो होता है पूरी की पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आके बैठे थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो होता है दो चीजें बनाई थी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, जहां पे जिस कंट्री पे आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट पड़ा था। जो सबसे पहली थी वो थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ये डील करता है एक्सटर्नल सरप्लस के साथ में। मतलब एक्सटर्नल सरप्लस क्या होता है? एक्सटर्नल सरप्लस होता है कि भैया कौन से देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। मान लो इस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इस देश में कंजप्शन कम है, तो इधर से जो होता है इधर भेजना, मतलब पूरे के पूरे इकोनॉमिक फ्रंट पे बैलेंस रखना, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो, कंजप्शन अच्छी तरीके से हो, ट्रांसफर अच्छी तरीके से हो, इसका ये काम था। सेकेंड जो होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको प्यार से आप लोग वर्ल्ड बैंक कहते हो। तो वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया था जो कि फाइनेंस करता पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन को। पोस्ट वॉर की कंस्ट्रक्शन जितनी भी थी वो आपकी वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस की जा रही थी। बोथ इंस्टीट्यूशंस ने जो होता है 1947 से अपना काम करना चालू करा, और इनके जो अर्ली पोस्ट वॉर एरा था वो बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ को देख रहा था जो ट्रेड और इकोनॉमिक्स की हो रही थी, और दुनिया को तो हवा ही नहीं लग रही थी भैया ये हो कहाँ से रहा है। बट ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने अपना काम करना चालू कर दिया था। वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन जापान ने इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से इसमें अपना सहयोग दिखाया था, क्योंकि भैया जापान के ऊपर अमेरिका ने तो एटम बॉम्ब ही गिरा दिया था। फैट बॉय है, ठीक है, तो अमेरिका ने तो गिरा दिया था उसके ऊपर। अब उसने भी इसमें पार्ट करा कि भैया हम भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीकोलोनाइजेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो भैया इसके अंदर क्या है, देखो भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे जो वर्ल्ड के पार्ट्स थे वो भी यूरोपियन कंट्रोल में थे। तो यूरोपियन कंट्रोल में होने की वजह से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को डिजाइन करा गया था वो सिर्फ जो होता है इंडस्ट्रियल कंट्रीज को फायदा दे रहे थे, पर ये पार्ट्स को तो फायदा ही नहीं मिल रहा था। ये पार्ट्स जो होता है क्योंकि यूरोपियन कंट्रोल के अंदर थे तो ये कोई इंडस्ट्रियल कंट्रीज नहीं थे, इनके अंदर उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। अब लेट 1950s में IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपना अटेंशन को शिफ्ट करा टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि मतलब इससे बेनिफिट नहीं हो रहे थे उस टाइम तक। 1950 से पहले इनका मेन फोकस था कि भैया इंडस्ट्रियल कंट्रीज को पकड़ो, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर दो, उससे दूसरी कंट्रीज को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन 1955 के बाद में इनका फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। इन्होंने जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस देना चालू करा, उनको ऊपर ज्यादा ध्यान देना चालू करा कि भैया आप उनको डेवलप करो। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो देश थे वो थोड़ा सा इससे घबराए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है मेनली कुछ ही कंट्रीज का इसके ऊपर कंट्रोल था। और भैया आपका जो होता है अमेरिका के पास में जो होता है वीटो पावर भी था, तो उनको कोई डिसीजन अगर इसके अंदर पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसको मना भी कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि इनकी कंट्रोल ज़्यादा थी तो इन्हीं का फायदा होता, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इन्होंने एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करा, जो कंट्रीज मिलके आई इसके अंदर, जो था ग्रुप G77 या ग्रुप 77। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक डिमांड करा नए इकोनॉमिक ऑर्डर का। नए इकोनॉमिक ऑर्डर को निकाला जाए। इसके अंदर जो होता है नियो कहा गया इसको। नियो एक ऐसा सिस्टम था जो कि रियल कंट्रोल दे रहा था किसी भी एक डेवलपिंग कंट्री को, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, उसकी सारी रिसोर्सेज का कंट्रोल उसके ऊपर होगा। कोई भी जो होता है बाहर से कंट्री आके उसको इन्वेड करके उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके ट्रेड के अंदर दखल नहीं दे सकता। उस कंट्री का अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। तो ये नियो के अंदर आया था, जो कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये नियो के नाम से जाना जाता है। ये आपका ग्रुप 77 ने बनाया था। तो अब ये आपका आ गया था। अब यहाँ पे आपकी ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का एंड होता है और बिगिनिंग होती है ग्लोबलाइजेशन की। देखो भैया ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने, वर्ल्ड बैंक ने एक चीज़ को सेट करा था जो था फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है कि भैया $1 की कीमत सेट कर दी गई थी 35 ग्राम्स ऑफ आउंसेज ऑफ गोल्ड, कि भैया $1 इतनी वैल्यू रखता है। लेकिन हो क्या रहा था कि भैया ये तो जो होता है मीट ही नहीं कर पा रहा था। कहीं पे जो होता है ट्रेड ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है, वहाँ पे डॉलर से उतना फायदा ही नहीं हो रहा है। किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, किसी कंट्री को हो ही नहीं रहा है, तो डॉलर को भी नुकसान हो रहा था। तो अब इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी करेंसीज भी कोलैप्स कर रही थी। जैसे जो होता है ब्रिटिश पाउंड था वो भी कोलैप्स कर गया था इसकी वजह से। तो अब इस एक्सचेंज रेट को फिक्स एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे लेके आना था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो है जो हम आज जानते हैं कि भैया जो होता है $1 की वैल्यू कभी 70 रुपये 76 रुपये 80 रुपये तक चली जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। ये होता कैसे है भैया, कोई कंट्रोल करता है? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करता। ये सिर्फ ट्रेड की वजह से होता है कि भैया जितनी ट्रेड हो रही है, ज़्यादा ट्रेड हो रही है इंडिया से, तो जो होता है डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इंडिया से कम ट्रेड हो रही है तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो होता है ट्रेड के बारे में थोड़ा सा ग्लोबल
ग्लोबलाइजेशन में डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के अंदर। तो अब इसकी वजह से एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया और यूएस के जो फाइनेंसेस थे वो कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ वीक हो गए थे, क्योंकि भैया ओवरसीज इन्वायरमेंट में 1960 1970 के दौरान काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आए थे, फाइनेंस सिस्टम भी चेंज हो गया था और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड भी एक अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा था। एमएनसीज ने अपना प्रोडक्शन को शिफ्ट कर दिया था लो वेज एशियन कंट्रीज़ के ऊपर। चाइना फिर से जो होता है अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया था। चाइना आइसोलेशन में था, लेकिन जब चाइना ने बाउंस बैक करा, बिंद्रा सर की याद आ गई बाउंस बैक, तो चाइना ने जब जो होता है बाउंस बैक करा तो एक बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर की तरह निकल के आया और वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी ने बहुत सारी कंट्रीज़ को मदद करी, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, और इन्होंने अंडरगो एक रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था पूरी तरीके से। तो ब्रेटन वुड्स अब खत्म हो गया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गया था और दुनिया की इकोनॉमी दोबारा से स्टेबल बन गई थी। ये वही इकोनॉमी है जो आज तक हम देखते आ रहे हैं दुनिया कैसे ट्रेड करती है। तो ये था आपका मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। उम्मीद करूंगा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जनाब, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए आवाज़ में आपको थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल सही हो जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।